हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करेंगे 10 जुलाई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मानसून के बारे में सुना ही होगा कि मानसून भारत में दस्तक दे चुका है। तो कहीं कहीं पे जो मानसून है उसका वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं पे बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस प्रकार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहीं पर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो अभी तक बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है, और इस प्रकार साउथ के एरिया में देखेंगे तो लगातार वहाँ बरसात हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, जो स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से जो बरसात हो रही है, वो बरसात फसल को तो ख़राब करती ही है, साथ ही जो पैदावार है उससे भी इसमें गिरावट आती है। तो इस प्रकार जो यह इस पिक्चर में स्थिति दिखाई दी गई है, जिसमें लो हार्वेस्ट हुआ है। पहले ही 8,000 बैग जो पैडी के हैं वो कम उनकी पैदावार हुई है। दूसरी ओर जहाँ नालवॉय विलेज में ये जो पैडी है वो इकट्ठी की गई है, और प्रोक्योरमेंट सेंटर पे वहाँ पर बरसात के कारण इनको ख़राब होने की स्थिति पैदा हो रही है। तो इस प्रकार जो बरसात है यहाँ पर बेवजह हो रही है, और जबकि राजस्थान और गुजरात जैसे जो स्टेट हैं जहाँ पर अभी फसल लगना शुरू हुई है बाजे की, वहाँ पर जो फसल होती है मेनली राजस्थान में ये फसल होती है, उसमें बरसात का वेट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो बरसात को लेकर देखने को मिलती है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन कारण बताया जाता है वो क्लाइमेट चेंज ही बताया जाता है। क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट होता है उनको ही इसका मेन कारण बताया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जो कि भविष्य में और ख़राब होने की ही संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो आईटी एक्ट का सेक्शन 67A है उसके बारे में चर्चा की गई है, और बताया गया है कि किस प्रकार ये जो सेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित करने के बाद में भी इसका लगातार यूज़ हो रहा है, और हरासमेंट के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में सेकंड टाइम ऐसा स्थिति बनी है जब 66A जो आईटी एक्ट है उसे असंवैधानिक करार दिया है। उसके बाद में जो कोई छोटी ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इस सेक्शन के अगेंस्ट में लोगों को सज़ा दे रही हैं। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो निचली कोर्ट हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट या बड़ी कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं उनको लेकर अवेयरनेस नहीं होती है, और जो पुलिस के पास में जानकारी होती है वो भी काफ़ी नहीं होती है। नए जो जजमेंट्स आते हैं, लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी की गई है वो पुलिस की अवेयरनेस की कमी की वजह से की गई है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें पैदा। जबकि आपको बता दें कि जो श्रेया सिंगल के 2015 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि वो इस प्रकार के जो सेक्शन है वो फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को वायलेट करते हैं, और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इन्हें जो हटा दिया गया था। उसके बाद में 2019 में भी इसी प्रकार का एक जजमेंट दिया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि ये एक असंवैधानिक सेक्शन है, तो इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई थी, और जो पुलिस स्टेशन और सारे जो हमारे भी लीगल रिसोर्सेस हैं उन सभी को इन केसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। जो साथ ही 66A से रिलेटेड जो 2015 का जजमेंट है उसमें PUCL जो एक अभी पीपल यूनियंस फॉर सिविल
लिबर्टीज़ है उसने एक पीआईएल दायर की है और ये कहा है कि जो 745 के समथिंग जो केसेस हैं वो अभी भी 11 स्टेट्स में इसी सेक्शन को लेकर पेंडिंग है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और साथ ही जो इन कंप्लेंट्स को लेकर जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें इस जजमेंट के बारे में बात नहीं करी गई है, और इस जजमेंट का पता होने के विरुद्ध में भी जो ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा सज़ा सुनाई गई है। तो ऐसी ऐसी स्थिति जो पैदा हो रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जुडिशरी के लिए खतरा है। इसके अलावा जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो सेक्शन 500 है, उस सेक्शन 500 को लेकर भी अभी एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्शन 500 जो आईपीसी का है वो भी डिफेमेशन को लेकर ही रूल बनाता है, और इसमें जो एफआईआर होती है वो लॉज नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी इस सेक्शन के तहत जो एफआईआर है वो स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसने एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा और एसएचओ जो पुलिस थाने के होते हैं उनके द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, जो कि एक असंवैधानिक गतिविधि है इस प्रकार के आदेशों के लिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है हमारा, उसने जो भी रूलिंग दी है उन रूलिंग्स की जानकारी जो निचले लेवल पर ट्रायल कोर्ट्स हैं या जो भी पुलिस स्टेशन है उनको जानकारी इस प्रकार की नहीं है, और उन्हें अवेयर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेट्स को परिस्थिति ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ये पुलिस अवेयर रहे और इस प्रकार की जो गतिविधि है वो नहीं हो सके। तो ये ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। आइए समझते हैं जो आर्टिकल 66A आईटी एक्ट का है वो क्या कहता है, और अन्य जानकारी भी समझते हैं। तो सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट ऐसा एक्ट का सेक्शन है जिसमें कि ऐसे कृत्य को क्रिमिनलाइज किया गया है जिसमें कि कंप्यूटर या किसी भी अन्य कम्युनिकेशन जो डिवाइस है उसके द्वारा कोई भी मैसेज भेजा गया हो, तो उसे या वो मैसेज किन कंडीशन में ये अगर वो मैसेज जो भेजा गया है कम्युनिकेशन डिवाइस से वो आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देता हो, इसके अलावा जो झूठा और कई अन्य जो पर्पज़ हैं उनको बढ़ावा देता हो और ख़तरा हो, किसी की इंसल्ट करता हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, या आपराधिक जो इंटिमिडेशन है भावना है उसको रखकर इस प्रकार का मैसेज भेजा गया हो। दूसरा है जो मिसलीड करने के लिए या किसी भी रेसिपिएंट जो इस मैसेज को प्राप्त करता है उसे परेशान करने के लिए किया गया है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है फाइन के साथ में। तो सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट 66A जो आईटी एक्ट का है वो इसी बात को बताता है कि किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से अगर कोई भी मैसेज भेजा जाता है किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए या इंटेंशनली उसे नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी भी खतरे को बढ़ावा देने के लिए, तो इस प्रकार के मैसेज भेजने वाले को क्रिमिनल माना जाएगा, और उसमें इस सेक्शन के तहत जो है 3 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस जो सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, असंवैधानिक बताया था कि जो एक्सप्रेशन करने की जो स्पीच की जो आज़ादी है उसके खिलाफ है ये सेक्शन, तो इसलिए इसे असंवैधानिक बताकर हटा दिया गया था। इसके साथ ही जो श्रेया सिंघल का जो जजमेंट हुआ था 2015 में, उसमें भी कोर्ट ने ये बताया था कि ये जो स्पीच का फ्रीडम है, फ्री स्पीच का जो फ्रीडम है उसको वायलेट करता है, और इसको हटाने की बात कही गई थी कि इसमें जो स्पीच दी जाती है वो किसी को परेशान करने के लिए या मैसेज कोई भेजा जाता है तो किसी को परेशान करने के लिए नहीं भेजा जाता है, और लोगों में आपसी कम्युनिकेशन भी इस प्रकार से हो सकता है। तो इसके अलावा जो जनवरी 2019 में भी कोर्ट ने इसी प्रकार का एक डिसीजन दिया था जिसमें कि जो पुलिस है वो इस सेक्शन के विरुद्ध में जो एफआईआर है वो लॉन्च नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो सेक्शन आईपीसी
सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी है, उसमें एक एफआईआर लॉन्च की है, उसमें भी इसी प्रकार का डिफेमेशन का केस बनता है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एफआईआर लॉन्च की जा रही है, जो कि एफआईआर इसमें लॉन्च नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, उन रूलिंग का पता नेशनल लेवल पर नहीं होता है, उनकी जानकारी नहीं होती है और इनमें अवेयरनेस नहीं होती है। इससे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए स्वयं डिपार्टमेंट को और सरकार को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए और इन्हें अपडेट रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो हैती के प्रेसिडेंट हैं, उनकी हाल ही में हत्या हो गई थी, उस हत्या को लेकर इसमें बात की गई है कि जो उनके द्वारा जो जोवियन मॉइस जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो एक तानाशाही रवैया वहाँ पे चलाया जा रहा था और एक पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे बना हुआ था, तो उस क्राइसिस का जो है अब अंत हो सकता है और वहाँ पर इलेक्शन करवा कर एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो सकती है। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो वहाँ पर वो अपने यहाँ पे कहते हैं ना कि दम घुटे तो समझो इतिहास बदलने वाला है। तो ऐसी बात यहाँ पर हो गई है और इनके द्वारा जो भी तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा था और डेमोक्रेटिक जो इम्बैलेंस यहाँ पे चल रहा था, उसको लेकर कि जो पब्लिक हो सकता है कि जो भी इनकी हत्या करने वाले हैं वो इनसे नाखुश हों और ऐसी स्थिति में इनकी हत्या करा दी गई है। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो इनके द्वारा कैसी कैसी स्थिति है उनको पैदा किया गया था। हालांकि जो हत्या करने वाले हैं उसमें से काफ़ी लोग को पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी इसके पीछे मेन साजिश किसकी थी उसका पता नहीं चला है। तो इनके द्वारा जो जोवियन मॉइस थे, इनके द्वारा काफ़ी स्थिति यहाँ पर ख़राब की गई थी। इनके द्वारा जो इलेक्शंस हैं 2019 के, उनको भी नहीं करवाया गया था और 2016 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें उसमें जो इनकी हार हुई थी उनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार का रवैया अपनाया कि अपने पद से ये हटे नहीं और 2022 तक इनकी सरकार होने का दावा किया। फरवरी 7 को इनको रेजिग्नेशन देना था, जो भी इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें भी कुछ ही दिन पहले पद से हटा दिया था। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर पैदा हो रही है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मृत्यु के बाद में अब वहाँ पर जो पोस्ट है वो एक्वायर करने के लिए, टेम्परेरी एक्वायर करने के लिए कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में एक जो सर्जन है उनको वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन उनको वहाँ पर सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको वहाँ पर अपनाया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जो इलेक्शंस की आवश्यकता है, वो इलेक्शन जल्दी वहाँ पर कराए जाने की बात कही जा रही है। जो 2019 के इलेक्शन वहाँ पर नहीं कराए गए थे, उन इलेक्शन को जल्दी कराकर वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार को बनाकर वहाँ पर शांति स्थापित करने की बात इस आर्टिकल में कही गई है। और साथ ही यह कहा गया है कि जो इस प्रकार की स्थिति है हर देश में देखने को मिलती है। इस प्रकार की स्थिति इंडिया में भी एक बार देखने को मिली है, जब जो पंजाब में दंगे हुए थे, उसमें 1984 में जो इंदिरा गांधी थी उनके साथ में ऐसा ही एक असैसिनेशन हुआ था। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही जो राजीव गांधी के साथ में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ये दोनों जो लीडर थे वो इंडिया से रिलेटेड थे, इनकी भी इसी प्रकार से हत्या की गई थी जो कि इंटेंशनली थी। और इस स्थिति में जो भी नाखुश लोग होते हैं और डेमोक्रेसी में उन लोगों के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से इन लोगों को या इन लेजिस्लेटर्स को देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उसी को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट प्लान के बारे में बात की जाती है और इस डेवलपमेंट प्लान में जो इंडिया है वो अपना कंपैरिजन है वो चाइना के साथ में करता है और इस चाइना के अकॉर्डिंग ही जो अब डेवलपमेंट का प्रोसेस है आगे बढ़ाया जाता है, जो कि इस डेंजर स्थिति को, एक ख़तरनाक स्थिति को पैदा करता है या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है।
दोस्तों, पिछले जो 100 सालों में जो चाइना ने ग्रोथ की है वो बहुत ही स्पीड से ग्रोथ की है। और इस ग्रोथ से जो चाइना को बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जो इंडिया है उसने भी इस समय में काफ़ी ग्रोथ की है, काफ़ी समृद्धि हासिल की है। गरीबी जो है वो हमारे देश में काफ़ी कम हुई है, लेकिन दूसरी ओर जो बेरोज़गारी है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। बेरोज़गारी की स्थिति वहीं की वहीं है। तो इस प्रकार जो मैन पावर है उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो वो नहीं होने की वजह से उस स्पीड से डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाया है। और इसीलिए जो जॉन डेन और अमृता सेन जैसे जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो इंडिया का सोशल डेवलपमेंट है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बिछड़ गया है, उससे भी हम पीछे चल रहे हैं, ऐसी बात इन लोगों ने कही है। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक जो लाइन भारत ने तैयार की है, तो चाइना से जो हमारा कंपैरिजन है वो काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जिस प्रकार इंडिया ने हमेशा एक डेमोक्रेटिक लाइन पर काम किया है और हमेशा देश की संप्रभुता को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लिए हैं, उसके विरुद्ध में जिस प्रकार चाइना ने पिछले 100 सालों में डिसीजन लिए हैं वो अपने देश को सोचकर, और एक डिक्टेटरशिप जो वहाँ पर चली है सामंतवाद को लेकर वहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं। जिस प्रकार के डिसीजन से हालांकि बेशक देश का विकास हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसमें जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश की मूल भावना है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए जो चाइना है उससे कंपैरिजन करना हमें बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है भविष्य में। और जो ये फोर्सेस हैं जिसमें ऑथोरिटेरियन का फोर्सेस लागू होता है, इसमें साउथ अफ्रीका और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जब मिलिट्री का रूल रहता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होता है, लेकिन उस डेवलपमेंट के पीछे जो अस्थिरता जो लोगों के मन में आती है और डेमोक्रेसी को जो नुकसान होता है वह भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है वो डेवलपमेंट हमें साथ साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को है उसको साथ साथ लेकर चलना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। भारत में जिस प्रकार केरला और तमिलनाडु ने अभी डेवलपमेंट किया है डेमोक्रेसी को साथ में लेकर, लेकिन वहाँ पर जो सत्ता को हथियाने की जो होड़ रहती है वो देश में कहीं पे भी इतनी होड़ नहीं रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में वहाँ पर नेक टू नेक का सिस्टम रहता है। इसके अलावा जो अन्य अन्य जो स्टेट हैं उनमें भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। गुजरात में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 25 सालों से बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनी हुई है। हालांकि वहाँ पर डेवलपमेंट इस पीरियड के दौरान हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो पॉवर्टी और बेरोज़गारी है वो एक ऊंचे स्तर पर जा चुकी है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ पर इस दौरान बढ़ा है। तो इस प्रकार से आर्टिकल में ये समझाया गया है कि किस प्रकार जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को अपनाकर हम डेवलप सोशल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए हमें सामंतवादी रवैया अपनाना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। साथ ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हमें छूट देनी होगी, तभी ये लोग वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और हमारे देश को जो डेवलपमेंट मिल सकेगा। और जो लोकतंत्र में इस प्रकार की स्थिति को पैदा करना डेमोक्रेसी को नुकसान ही पहुंचाएगा, और भविष्य में जो इसके रिज़ल्ट होंगे वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी है और जो सोशल इंक्लूजन है उसी को लेकर हमें चलना होगा, तभी देश का डेवलपमेंट अच्छे लेवल पर हो सकता है और स्थिरता के साथ हो सकता है। जैसा कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने जो फूड सिक्योरिटी के अलावा जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का जो स्कीम लेके आए थे उसके उसके द्वारा और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा इसी प्रकार के जो कार्य किए गए हैं वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। साथ ही इससे डेवलपमेंट भी बड़े स्तर पर और
टाइम के लिए होता है। तो इस प्रकार जो साइंस प्रॉफिट और जो टेक्नोक्रेट्स टाइप का जो डेवलपमेंट है वो एक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की गारंटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देता है। तो इस प्रकार हमें इसी तरीके से सोचना चाहिए कि किस प्रकार देश की जो डेमोक्रेसी है वो भी बची रहे और डेवलपमेंट का प्रोसेस भी चलता रहे। तो इस प्रकार से जो हम अगर चाइना की बात करें डेवलपमेंट के हिसाब से, तो चाइना ने इसी प्रकार की स्थिति अपनाकर वहाँ पर जो पॉलिटिकल और सोशल राइट्स का दमन करके जो अपनी स्थितियाँ वहाँ पर चलाई हैं और अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने कई ऐसे कृत्य किए हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो इंडिया में कर पाना मुमकिन नहीं है। और इंडिया में अगर ऐसा कार्य होता है तो डेमोक्रेसी को जो है वो नुकसान पहुंचता है। और चाइना से अगर हम डेवलपमेंट की बराबरी करना चाहते हैं तो हमें दूसरा रास्ता इसके लिए निकालना होगा, जो कि हमें सामंतवाद की तरफ न ले जाकर जो हमारा डेमोक्रेसी के प्रति रवैया है उसी को बनाए रखने में हमारी मदद करे और लोगों की लिबर्टी है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। इसी प्रकार जो इंडिया है उसी को सोचना होगा और इसी तरीके से उन्हें कार्य करना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अभी इसी प्रकार के डिसीजन ले रही है कि वहाँ पर जो एक सिंगल मैन रूलिंग की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपना कर ही कार्य किए जाने चाहिए। इस प्रकार से इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि जो इंडिया है उसे अपना जो कंपैरिजन और जो प्रोसेस है डेवलपमेंट को देखते हुए जो प्लानिंग है डेवलपमेंट की उसको चाइना से कंपैरिजन नहीं करके जो अभी इंटरनल डिस्टरबेंस पॉलिटिक्स को लेकर जो इंडिया में चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो इसकी जो आवाज़ आ रही है, इसका जो नॉइस हो रहा है उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि उसे सबसे पहले कम करने की ज़रूरत है और बाहर डेवलपमेंट देखने की बजाय। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने कुछ नियम लागू किए हैं कोर्ट रूम्स के लिए और वकीलों के लिए, जिसमें कि जो वकीलों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का जो राइट है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की है। हाल ही में जो बार काउंसिल है उसने एक आदेश दिया है कि कोई भी जो वकील है, कोई भी एडवोकेट है, वो इस प्रकार की वार्तालाप या इस प्रकार का रवैया किसी भी जज के सामने नहीं और उत्पन्न करेगा जिसे कि मिसकंडक्ट कहा जाए, जैसे कि असम्मानीय रवैया कहा जाए। तो इस प्रकार का रवैया अपनाने पर उस वकील का जो है वो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है और उन्हें प्रैक्टिस से भी रोका जा सकता है। इस प्रकार की बात इस जो रूल में है वो कही गई है और ये रूल अभी कमेटी के रिव्यू में है, लेकिन इसे लागू किया ही जाएगा ऐसी बात बार काउंसिल ने कही है। और उन्होंने कहा है कि सभी जो वकील हैं, सभी जो एडवोकेट हैं, उन्हें इस रूल को मानना पड़ेगा और नहीं मानने की स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन वकीलों के द्वारा माना जा रहा है। जिसमें कि एक और तो आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल जो 66 है आईटी एक्ट का उसे स्ट्रक डाउन कर रही है, उसे असंवैधानिक घोषित कर रही है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उस रूल के खिलाफ उसे निरस्त कर रही है। दूसरी ओर जो बार काउंसिल है उसने ही एक ऐसा रूल जारी किया है जिसके द्वारा जो एडवोकेट हैं उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो खतरे में पड़ गया है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि तो इन दोनों में जो तालमेल है वो तालमेल बना के रखना होगा। और कई ऐसे वाक़ये भारत में हुए हैं जब इन एडवोकेट्स ने भी अपनी जो बात है वो जाहिर की है, या तो डायरेक्ट पीएम के सामने जाहिर की है या सीजीआई के सामने अपनी बात रखी है। तो इन वकीलों को जो परेशानी है वो उन परेशानी का हल इनको निकालने का हक है और उस हक को कोई भी नहीं छीन सकता। इस प्रकार की बात जो है इनकी एसोसिएशन ने कही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को जो 22 सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने सीजीआई को एक
माइग्रेंट केसेस पर बात करने के लिए जो है खत लिखा था। इसके अलावा जो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिनमें कि इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। एक जो जजेस का पैनल था, उन्होंने डायरेक्ट पीएम को खत लिखकर उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि जो ऐसे प्रधानमंत्री भारत देश में बहुत कम हुए हैं। साथ ही जो सीजीआई थे पूर्व हमारे रंजन गोगोई, उनके ऊपर जो हरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे, उनमें भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी, जिसमें कि वकीलों को जो रिप्रेजेंटेशन है वो करने का मौका नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से इस प्रकार का रूल बार काउंसिल ने बनाया है कि जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, और एडवोकेट जो हैं वो एक्सप्रेशन करते टाइम पे किसी भी जज या किसी भी हायर अथॉरिटी का अपमान नहीं कर सकते और उन्हें अपशब्द नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये नया रूल लागू किया गया है। तो इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि जो अभी स्थिति पेंडेमिक को लेकर चल रही है और अन्य जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के रूल बनाना, जब एक्सप्रेशन जुडिशरी को अमल में लाने के लिए एक एडवोकेट की बहुत ज़रूरत होती है। एक एडवोकेट ही हर केस का रिज़ल्ट देता है, रिज़ल्ट देने में मदद करता है और किसी भी केस की पैरवी करता है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि उनके खिलाफ इस प्रकार की बाउंडेशन लगाना ठीक नहीं है और उन्हें इस प्रकार से रोकना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बार काउंसिल को अपने डिसीजन के खिलाफ वापस से रिव्यू करना चाहिए और जो कमेटी इसको रिव्यू कर रही है उसका जो फेयर डिसीजन आता है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हेल्थी क्रिटिसिज्म जो है उसे अपनाना चाहिए। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है और बार काउंसिल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और जो अन्य रूलिंग है उनको ध्यान में रखकर भी इस प्रकार के डिसीजन ले। तो इस प्रकार जो एडवोकेट है उनकी जो स्पीच फ्रीडम स्पीच है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उसका भी हनन नहीं होगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।